इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, डिटेल में डिस्कशन कंप्लीट कर रखा है आपने लास्ट क्लास। सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट भी डेवलप किया साथ में। नोट पार्ट डिस्कस करना मुझे। सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय a circular disk at a point on its axis. For example, ये कोई डिस्क हो सकता है, एक्सिस के किसी पॉइंट पे आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दिस डिस्क। इसे डिराइव करके आपके सामने दिखाया जा सकता है, लेकिन हम डायरेक्ट रिजल्ट सजेस्ट कर रहे हैं। डिराइव करने को कोई भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे ऑफलाइन में कभी मुझसे आके मिल लेना, बता दूंगा। गिवन इंफॉर्मेशन, डिस्क के लिए रेडियस हो सकता है आर, और आर भी नहीं देना मुझे यहाँ पे। ये रहा अल्फा, अल्फा एंगल गिवन, ओनली अल्फा अल्फा। अल्फा प्लेन एंगल है, सेमी वर्टेक्स एंगल बोल सकते हैं कोन के केस में, जो सेमी वर्टेक्स एंगल होता है। हम लोग उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द डिस्क। सॉलिड एंगल आप डेल्टा ओम लिख सकते हैं, या ओम से भी रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है सॉलिड एंगल। कॉपी करिए इसे आप। डिस्क अल्फा गिवन है। इन टर्म्स ऑफ अल्फा हम आपको एक रिजल्ट सजेस्ट करने वाले, इंपॉर्टेंस है उस रिजल्ट का, उसे रिटेन करना होगा आपको। सॉलिड एंगल अगर किसी के मन में आ रहा है यहाँ पे एरिया पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, तो आंसर रॉन्ग होगा सॉलिड एंगल के लिए। आपको जो लास्ट केस में बताया गया सॉलिड एंगल, उस केस में एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं आप, लेकिन एरिया नॉर्मल एरिया होना चाहिए। ये कंप्लीट डिस्क जो आप दिखा रहे हैं यहाँ पे, कंप्लीट डिस्क, वो नॉर्मल एरिया की तरह एक्ट नहीं करता। जैसे नियर सेंट्रल रीजन, यहाँ पे कोई बोलता है आपसे डीए एरिया एलिमेंट, डीए एरिया एलिमेंट, वो हो सकता है नॉर्मल टू दिस लाइन, लेकिन बाकी पोजीशंस पे जाकर अगर आप सेलेक्ट करते एरिया एलिमेंट तो एरिया नॉर्मल नहीं कहलाता। बेसिक मेथड केवल हम एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं। इस पे एक सुटेबल रिंग सेलेक्ट करना होता है हम लोगों को, स्मॉल आर रेडियस विथ डी आर इंक्रीमेंट। फिर एरिया फैक्टर नॉर्मल टू द रिंग कुछ ऐसा होगा, एरिया फैक्टर ज्वाइन करते हैं हम लोग इसे, और इस एरिया का नॉर्मल कंपोनेंट लेना पड़ता है, तो मुझे मिलेगा डी ए एन, डी ए एन, फिर इंटीग्रेशन से सॉल्व होता है। इस क्वेश्चन में अल्फा गिवन है प्लेन एंगल के फॉर्म में, तो सॉलिड एंगल का एक्सप्रेशन फाइनली डिराइव होने के बाद जो आपके सामने आता है वो रहा सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द डिस्क। ये ओ सेंटर है, इसे पी पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा आप इसी फॉर्म में से रिटेन करिए। क्लास 12th के सिलेबस में आगे भी आपको ये हेल्प करने को है। सॉलिड एंगल स्टेरेडियन में होगा, 1 माइनस कॉस अल्फा। अब कॉस अल्फा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर और डिस्टेंस आप आंसर कर पाएंगे अगर गिवन हो तो। ये सेमी वर्टेक्स एंगल कहला सकता, कोन, अगर आप इसे कोन कंसिडर करते हैं, राइट सर्कुलर कोन, सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन, सेमी वर्टेक्स एंगल अल्फा गिवन, देन सॉलिड एंगल इज 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम लोग। डन सर। circular disk, circular disk of radius r,
point charge Q. A point charge Q is placed at a distance L from the center of the disk O. If N be the total number of lines originating from this point charge, then find the number of field lines passing through this disk. क्वेश्चन कुछ ऐसा है और हम लोग सॉल्व करने की पोजीशन में भी है. कॉपी करिए इस फिगर को. Done, sir. If capital N be the total number of lines originating from charge Q, originating from point charge Q, comma, then what is the number of electric field lines what is the number of electric field lines passing through the disk shown in figure. नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी लिख सकते हैं आप. नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originating from point charge Q. अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करना, कैसे सॉल्व करें इसे. पॉइंट चार्ज Q, पहले रफ वर्क से थोड़ा प्लानिंग करते हैं हम लोग. पॉइंट चार्ज Q, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन फील्ड लाइंस originating पॉइंट चार्ज Q. क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल फॉर्म में प्लेस करते हैं. स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर लो इसे आप. R रेडियस स्फेरिकल सरफेस, फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस स्फेरिकल सरफेस. फिगर में आप देखकर काउंट कर सकते हैं. 3 + 3 6. आपने डिस्टेंस चेंज कर लिया और एक न्यू स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ किया. यहां से भी आपसे अगर पूछा जाए तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू 6. जितना भी लाइंस यहां से ओरिजिनेट होगा वो सभी का सभी लाइन स्फेरिकल सरफेस को कट कर देता है. लेकिन ये तो तब जब आपने स्फेरिकल क्लोज सरफेस सेलेक्ट किया होता है. अभी का सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है. आप सोचिए यहाँ पर अगर आपके पास नॉर्मल एरिया है, ये एरिया, केवल इस एरिया से एसोसिएटेड किसी ने आपसे पूछा DA एरिया एलिमेंट, और ये एरिया नॉर्मल है, कंफर्म ये नॉर्मल होगा एट दिस पॉइंट. रेडियल लाइन, नॉर्मल एरिया. तो इस केस में आंसर करना पॉसिबल है. नॉर्मल एरिया, टोटल नॉर्मल एरिया आप सोच सकते हैं यहाँ पे. टोटल नॉर्मल एरिया फॉर दिस सिचुएशन 4πr², टोटल नॉर्मल एरिया, देन टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस n, अगर n आप कंसिडर करते फॉर यूनिट नॉर्मल एरिया. लेकिन नॉर्मल एरिया, इस बात का ध्यान रखेंगे, n/4πr² DAN. जैसे आपसे केवल किसी ने बोला हेमी स्फेरिकल सरफेस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, आप हाफ कर सकते हैं क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन है 2πr² और वो सारा का सारा एरिया नॉर्मल एरिया होगा. DAN के लिए n डिवाइडेड बाय 4πr² टाइम्स DAN.
लेकिन प्रॉब्लम कुछ डिफरेंट है यहाँ पे आगे जा करके। और इस तरह का आपने एक डिस्क ले लिया, आपके क्वेश्चन में देखिए ये डिस्क है, और डिस्क के केस में बताया मैंने आपको कि डिस्क का ये जो कंप्लीट एरिया है वो नॉर्मल एरिया की तरह एक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोग एरिया के टर्म में सोचना बंद कर देते, सॉलिड एंगल के टर्म में सोचो। कंप्लीट स्फेरिकल सरफेस सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ओ 4 पाई स्टेयर रेडियन 4 पाई स्टेयर रेडियन। आपने जो एरिया सेलेक्ट किया, ये जो भी सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा यहाँ पे उससे कनेक्ट किया जा सकता है। तो सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दिस डिस्क एट द पोजीशन ऑफ पॉइंट चार्ज क्यू, पढ़ाई कर लिया, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा स्टेयर रेडियन। टोटल स्टेयर रेडियन 4 पाई, अगर 4 पाई स्टेयर रेडियन है तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एन। फिर इसने जो भी एंगल सबटेंड किया एट द सेंटर या एट द पोजीशन ऑफ पॉइंट चार्ज क्यू उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ये रफ वर्क प्लानिंग के लिए था। सोल्यूशन अब स्टार्ट करते हैं आप। नॉर्मल एरिया के टर्म में ना सोच करके सॉलिड एंगल के टर्म में सोचते हैं। 4 पाई स्टेयर रेडियन, then number of electric field lines n, 4 pi स्टेयर रेडियन, यूनिट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, then 2 pi 1 minus cos alpha n by 4 pi 2 pi 1 minus cos alpha, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ये आंसर होगा फाइनल, n divided by 2 1 minus cos alpha। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द डिस्क, cos अल्फा का वैल्यू पुट करना होता। कॉपी करिए इससे आप। डन सर। कॉपी कर सकते साथ में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through the disk n by 2 1 minus cos alpha 1 minus cos alpha वैल्यू। इस क्वेश्चन के फिगर को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, आपको cos अल्फा के लिए सोचना चाहिए। फिगर अल्फा हमारे लिए फॉर्मूला अल्फा के फॉर्म में है, गिवन इंफॉर्मेशन डिस्टेंस r डिस्टेंस l ओ पॉइंट चार्ज क्यू। इस फिगर को आप आसपास जहाँ भी फ्री स्पेस हो आपके पास आप अटैच कर सकते हैं। देन कॉस अल्फा, यहाँ से कॉस अल्फा वैल्यू, बेस बाय हाइपोटेनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व। एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। इतना कुछ मैंने लिखा है, आप समझ सकते हैं, मेंटली इसको हैंडल किया जा सकता है। इसका इंपॉर्टेंस है, सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन काफी टाइम टेकिंग क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। 1 माइनस कॉस अल्फा बेस बाय हाइपोटेनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट चार्ज क्यू अगर गिवन है क्वेश्चन में तो उस बेसिस पे आप ऐसा लिख सकते हैं। वैसे आप लोग मुझे बता सकते हैं
SI यूनिट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट चार्ज Q, पढ़ा कुछ आपने? SI units, total number of electric field lines originating or terminating at a point charge, magnitude of charge Q divided by epsilon 0. If charge Q is positive, simple Q by epsilon 0. If Q is positive. क्वेश्चन में n नंबर गिवन है इसलिए हम इसे नहीं यूज करना चाहते, नहीं तो आप यहाँ पे Q बाई एप्सिलॉन 0 लिख रहे होते हैं। क्वेश्चन में n से फ्री भी किया जा सकता है और आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो ऐसा यूनिट्स में आपने पढ़ाई किया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज मॉड Q बाई एप्सिलॉन 0 लास्ट क्लास, उसका यूज भी करके आंसर करना पॉसिबल, यही नंबर कन्वर्ट हो जाता है। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू required number of field lines n means Q by epsilon 0, 2 epsilon 0, 1 minus cos alpha base hypotenuse r square plus l square square root. Done, sir. वैसे आगे चल के बता दें, आपको पढ़ना है सिलेबस में डिटेल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो क्वांटिटी हम लोगों ने सर्च किया, ये जो दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, बहुत यूज होने वाला, काफ़ी यूज भी होगा। उसे डिफाइन कैसे करते हैं? तो डिफाइन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द नॉर्मल एरिया। सिंपल, अगर आपके पास नॉर्मल एरिया an है और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहा n थ्रू द एरिया an, तो फ्लक्स इक्वल टू नंबर n। फिनिश। समझना अच्छे से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू नॉर्मल एरिया, यूनिट नहीं बोल रहे हम। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट नॉर्मल एरिया बोला जाता तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फैक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होना स्टार्ट होता। लेकिन किसी एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नॉर्मल एरिया से फील्ड लाइंस, अगर ये नॉर्मल एरिया है और आपको अगर ऐसा कुछ दिखाई देता हो कि नॉर्मल एरिया से टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग इज 3, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे रिप्रेजेंट होता है इज 3। लेकिन ध्यान रखना ये नॉर्मल एरिया होना चाहिए। ए एन एम के दिखा रहा है नॉर्मल एरिया, और ये रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स क्वांटिटी। आपके क्लास 12th के सिलेबस में फ्लक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आगे चल के मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स और फिर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे बेस्ड एक चैप्टर पढ़ना आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI के नाम से जाना जाता है। 10 to 15 क्लासेस लग जाते हैं और उस पूरे चैप्टर में आप केवल मैग्नेटिक फ्लक्स और चेंज इन फ्लक्स पढ़ेंगे। चेंज इन फ्लक्स थ्रू द एरिया, ये समझ में आया? एक जस्ट इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट को, हम लोग डिटेल में उसे डिफाइन भी करेंगे। नॉर्मल एरिया, फॉर एग्जांपल, अगर नॉर्मल एरिया है और 3 लाइंस है आपके पास पासिंग थ्रू दिस एरिया, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई चाहे तो कैसे फाइंड कर सकता है इस रीजन के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड पार्ट फॉर दिस रीजन, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिवाइडेड बाय एरिया, 3 बाई an, और 3 बाई an से रिप्रेजेंट होना स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन सभी रीजन का, इस पूरे सरफेस के लिए। ये भी एक तरह का फ्लक्स है। कंप्लीट हो जाता है ये पार्ट हमारी तरफ से। नेक्स्ट, फील्ड लाइंस, और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। A solid metallic sphere is placed, a solid metallic sphere
A solid metallic sphere is placed in a uniform electric field. In a uniform electric field. Which of the lines A, B, C and D shows the correct field line? Conducting a sphere placed in a uniform field. Field lines. कॉपी करेंगे आप इसे? A, B, C, D. इसे भी पढ़ाई कर रखा है आपने इस तरह के सिचुएशन के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपको आंसर करना होता है। Which of the lines shows the correct field line? 4 ऑप्शंस भी हम आपको दे रहे हैं। ऑप्शंस आर लाइन A, B ऑप्शन, लाइन B, C line and last option D line. Only one option is correct. और मुझे लगता है इजीली आप सभी को डिटेक्ट कर लेना चाहिए। सर डी। ऑप्शन डी। और कोई आंसर? विशाल, आप सजेस्ट कर सकते हैं आंसर? सर डी लास्ट। शुभम? सर ए। प्रियंका? सर सी। सोनल? सर सी। अनंत? अनंत? आदित्य? सर ए। सत्यम? सर डी। सत्यम ऑप्शन क्लियरली बताएंगे आप? बी? सर डी 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 लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। राहुल? सर डी। राज? सर डी। सुहानी? सृष्टि? सर ए। अमय? सर ए। शिवम? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। एक इजी क्वेश्चन, सभी को करेक्ट आंसर कर देना चाहिए था। अब इसमें से देखते कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। कंडक्टर है ये, मेटालिक लिखा हुआ, मेटालिक स्फेयर। तो पढ़ा था आपने कंडक्टर के सरफेस पे
फील्ड लाइंस नॉर्मल के अलॉन्ग होना जरूरी। जिन लोगों ने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया उनके लिए बता दें, ये लाइन नॉर्मल की तरह हिट नहीं कर रहा सरफेस को। नॉर्मल होने का मतलब रेडियल लाइन, इस पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट करना होता है आपको, रेडियल लाइन के अलॉन्ग इसे हिट करना होगा, और इमर्ज आउट भी होना होगा अलॉन्ग रेडियल लाइन। ऑप्शन ए इनकरेक्ट। जिन लोगों ने बी ऑप्शन सजेस्ट किया उनके लिए यहाँ पर ये फील्ड लाइन इनसाइड कंडक्टर भी दिखाया गया। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आप फील्ड लाइंस नहीं ड्रॉ कर सकते, कंडक्टर के अंदर से कोई फील्ड लाइन पास नहीं कर सकता, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट, ऑप्शन ए इनकरेक्ट। ऑप्शन सी के साथ भी कुछ वैसा ही होगा, ये तो दोनों कंडीशन को वायलेट कर रहा, सरफेस पे नॉर्मल भी नहीं दिख रहा और इनसाइड मेटालिक कंडक्टर आपने लाइन ड्रॉ कर दिया, तो सी ऑप्शन का कोई चांस नहीं बनता। ऑप्शन डी यहाँ पर क्लियरली दिखाया गया, सेंटर से कनेक्ट होता हुआ बेंड करता है, नॉर्मल टू द सरफेस फिर इमर्ज आउट नॉर्मल टू द सरफेस, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। कम से कम ए बी सी तो कंफर्म नहीं हो सकता, ये वायलेट कर रहा है कंडीशन को, और ये नॉर्मल के अलॉन्ग, ऑप्शन डी इज करेक्ट फाइनली। तो बहुत सारे लोगों का करेक्ट भी है। जिन लोगों ने जैसा भी आंसर किया उनको एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे लगता है आंसर मिला होगा। रॉन्ग होना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जान लेना कि आपका आंसर रॉन्ग किस रीजन से होता है, क्यों हुआ, और आगे आप ऐसा परफॉर्म ना करें फिर दोबारा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल एग्जाम में आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है फील्ड लाइंस ड्रॉ करने को, आइसोलेटेड प्लस क्यू चार्ज, आइसोलेटेड माइनस क्यू चार्ज, काफ़ी इजी हो जाता, तो शायद ही ऐसा कोई आपसे स्कूल एग्जाम में भी एक्सपेक्ट करता हो। इसके आगे फिर प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज का देखा हम लोगों ने, फिर प्लस क्यू देखा लाइक चार्जेस के लिए, आइडेंटिकल चार्जेस अनलाइक चार्जेस भी देखा आपने, माइनस क्यू 3 चार्जेस के लिए भी देखा था। अभी हम लोग को ड्रॉ करना है 2 पॉइंट चार्जेस के लिए, एक है प्लस क्यू, दूसरा है माइनस टू क्यू। प्लस क्यू माइनस टू क्यू चार्ज, उसके लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ करने हैं। देखेंगे स्केच क्वालिटेटिवली, the electric field lines associated with two separated point charges, electric field lines associated with two separated point charges plus Q and minus 2Q. फील्ड लाइंस ड्रॉ करना इफेक्टिवली हम आसपास, जैसे लेफ्ट साइड प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस टू क्यू चार्ज, तो फील्ड लाइंस आपको ड्रॉ करना है, और जो फील्ड लाइंस के लिए प्रॉपर्टीज पढ़ा है उसको यूज भी करेंगे आप सुटेबली। अभी से 2 मिनट्स का टाइम है, खुद से ड्रॉ करना है आप सभी को, रफ स्पेस में आप खुद से पहले ट्राई करिए।
अब तक कुछ तो ड्रॉ कर लेना चाहिए था आप सभी को। पॉइंट चार्जेस, डिपेंड करता है आप कितने फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं। 1 2 3 4 मैग्नीट्यूड क्यू, मैग्नीट्यूड 2Q। तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ट्वाइस होने चाहिए। अब जितने भी फील्ड लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट होता है वो दिखाएंगे, उसका ट्वाइस नंबर यहाँ पे दिखना चाहिए। इसका इंपॉर्टेंस है। अगर कोई केवल यहाँ से 4 लाइंस को ओरिजिनेट होते हुए दिखाना चाहता तो यहाँ पे 4 टर्मिनेट हो रहा है, एक्स्ट्रा 4 लाइंस मुझे और भी दिखाने होंगे। नॉर्मली इस लाइन को भी ऐसे दिखा दिया जाता है ऐसे। फोर नहीं, 3 3 6, इधर फिर आपको बहुत सारे लाइंस दिखाने होंगे। ट्वाइस, ये नंबर का इंपॉर्टेंस है इस डिस्कशन में। एक और लाइन आप एडजस्ट कर लो इधर के। 3 3 6, एक रफ स्केच ये भी हो सकता है करेक्ट। फिर ध्यान देना एरो का डायरेक्शन भी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन के साथ दिखना चाहिए। 3 6 9 12 लाइंस, और यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है 6 लाइंस। आप लिख सकते हैं इसे चार्ज Q और ये रहा -2Q। अब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट यही करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा, किसी ने 2 लाइंस दिखाया और फिर यहाँ पर भी ओनली 4 लाइंस एक्स्ट्रा, तो भी उसे करेक्ट कंसिडर किया जाएगा। फिर भी यहाँ से दिखाने के पीछे इंटेंशन यह है कि कुछ लाइंस इस साइड से भी ओरिजिनेट होता हुआ फिर वापस इधर टर्मिनेट हो रहा है। एक रफ स्केच, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कॉपी कर लेना था आप सभी को भी। Done, sir. नेक्स्ट हम एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं। यस नो में आंसर सोचना है आपको खुद से। फर्स्ट जैसे स्टेटमेंट है, A charged body at rest produces electric field. The statement is correct or incorrect. बस आप मन में एक बार आंसर सोच लो, रिप्लाई करना जरूरी नहीं। A charged body at rest produces electric field. Confirm true statement is true. फिर एक दूसरा स्टेटमेंट दिया जा रहा है, can an uncharged body produce electric field in the space around it? Can an uncharged body produce electric field in the space around it? Yes or no? इसका आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं अगर किसी के मन में आ रहा है कोई आंसर तो। आपके कमरे में एक चार्ज बॉडी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कंफर्म, कहीं कोई ट्रबल नहीं। लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हमने एक बॉडी दिया आपको और वो अनचार्ज बॉडी है, नेट चार्ज इज 0, अनचार्ज बॉडी, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है? यस और नो? विशाल, यस और नो? Yes.
राहुल, Yes, sir. आदित्य, Yes, sir. कैन प्रोड्यूस। सत्यम, Yes, sir. शिवम, Yes, sir. कैन प्रोड्यूस। करेक्ट आंसर है आप लोगों का। अनचार्ज बॉडी भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। फिर ये क्वेश्चन राइज होता है कि कमरे में एक बार बोल रहे हो अनचार्ज बॉडी प्रोड्यूस कर भी सकता है और कोई अनचार्ज बॉडी है तो आप उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंसीडर नहीं भी करते कि वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, नोट करने की ज़रूरत नहीं, एक बार समझ लेते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से, क्योंकि हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है। टॉपिक मीन्स चैप्टर सेम है लेकिन हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में इन कर रहे हैं चैप्टर के। तो पहले एग्जाम्पल के हेल्प से कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं हम टॉपिक। हमारे पास एक ऐसा कोई एटम हो सकता है। एटम ये रहा न्यूक्लियर चार्ज, जो भी न्यूक्लियर चार्ज है वो सेंटर पे लोकेटेड है और इलेक्ट्रॉन्स को हम कंसिडर करते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, ऐसा कुछ। फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि आप इससे क्या कोई इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा यहाँ पे जनरल पॉइंट पी पे। तो इसे कुछ इस तरह से हम दिखाना चाहते हैं। सेम एटम को दिखा रहा है, चार्ज टोटल चार्ज 0, अगर यहाँ पे देखो तो नेट चार्ज इज 0। इसके पास टोटल चार्ज जितना भी प्लस जेडी और माइनस जेडी, ऐसे लिखते हैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ऐसा लिखा जाता है जेडी प्लस जेडी और माइनस जेडी। जेड एटॉमिक नंबर माइनस जेड ई, जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नेट चार्ज 0, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता। इस केस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो इस स्फेरिकल रीजन में, तो सरफेस या आउटसाइड सरफेस के लिए आप इस चार्ज को सेंटर पे लोकेटेड कंसिडर कर सकते हैं। प्रूफ करना भी पॉसिबल है, कहीं कोई ट्रबल नहीं, प्रूफ भी किया जा सकता है इसे। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में सरफेस पे, अगर स्फेरिकल सरफेस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप सरफेस पॉइंट या आउटसाइड सरफेस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में इंटरेस्टेड है, नेगेटिव चार्ज को आप सेंटर पे लोकेट कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी सेंटर पे लोकेटेड है और नेगेटिव चार्ज को भी आप इसी सेंटर पे लोकेट कर सकते हैं। फिर यहाँ से आर डिस्टेंस, जनरल आर पोजीशन वेक्टर, और ये रहा पॉइंट पी। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसा हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर कोई लिखना चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू फॉर्मूला, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हैं हम लोग के क्यू प्लस जेडी आर वेक्टर बाय आर क्यू। इसे आप रिकॉल कर सकते हैं, के क्यू आर वेक्टर बाय आर क्यू पढ़ा रखा है वेक्टर फॉर्म में। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, के क्यू अपने साइन के साथ आना माइनस जेडी आर वेक्टर बाय आर क्यू विच इज 0। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम सेंटर होगा, अवे फ्रॉम सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज टुवर्ड सेंटर, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट, कैंसल आउट कर लेता, 0 आंसर। तो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन ड्यू टू 2 चार्जेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं उसका सम 0 आ रहा है आपको। एक तो होता कि कोई चार्ज ही ना रहे, रीजन ऑफ स्पेस में एक भी चार्ज ना हो फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इस केस में ऐसा नहीं है, प्लस जेडी ने फील्ड प्रोड्यूस किया माइनस जेडी ने फील्ड प्रोड्यूस किया, दोनों ने कैंसल आउट किया तो नेट इफेक्ट इज 0। तो जब कोई अनचार्ज बॉडी नेट फील्ड 0 प्रोड्यूस करे तो उस सिचुएशन में आप ऐसा सोच सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट पी इज इक्वल टू 0, कैंसल आउट होता होगा।
लेकिन बहुत सारा आपको ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिलेगा जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कंसाइड नहीं करता। जब एटम और मॉलिक्यूल के बारे में ज़्यादातर आप सोचेंगे तो बहुत सारा एटम मॉलिक्यूल ऐसा है आपके पास अवेलेबल जिसमें कि नेगेटिव चार्ज, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर, और ये रहा नेगेटिव चार्ज सेंटर। इन दोनों के बीच स्लाइट सेपरेशन होता है, जैसे -q + q, ये -q हो सकता है, ये +q हो सकता है। अब आप किसी पॉइंट पे इंटरेस्टेड है, कॉमन पॉइंट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फैक्टर में, तो देखना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फैक्टर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट दिस पॉइंट, E ड्यू टू +q, कंफर्म इस रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखा सकते हैं, और दूसरा होगा E ड्यू टू -q चार्ज, E ड्यू टू -q चार्ज टूवर्ड्स चार्ज, ये रहा E ड्यू टू -q चार्ज। वेक्टर सम का कॉन्सेप्ट है आपके पास, कंफर्म इन दोनों का सम 0 नहीं मिलेगा आपको, +q। अगर इस तरह से 2 वेक्टर्स हैं और एंटी पैरेलल कहीं से नहीं दिख रहा है मुझे, ये दोनों एंटी पैरेलल नहीं है, इसका अपना एक पोजीशन रहा होगा आर्क पोजीशन वेक्टर। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट P ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, सपोज +q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेम पॉइंट ड्यू टू -q चार्ज, जो दिख रहा है मुझे नॉट इक्वल टू 0। आप वेरीफाई कर सकते हैं। और आपके पास बहुत सारा ऐसा मॉलिक्यूल है, एटम है, जिसमें कि ऐसा सिचुएशन आप नोटिस करेंगे। इसे, इस तरह के एटम मॉलिक्यूल को बोला जाता है पोलर, पोलर एटम या पोलर मॉलिक्यूल्स। पोल यानी नेगेटिव चार्ज सेंटर और पॉजिटिव चार्ज सेंटर, इन दोनों के बीच एक फाइनाइट सेपरेशन होगा, स्मॉल सेपरेशन लेकिन फाइनाइट मेजरेबल सेपरेशन होता है। इसे नाम दिया गया नॉन पोलर एटम और मॉलिक्यूल, जैसा भी हो, मॉलिक्यूल या एटम। एक पॉजिटिव चार्ज सेंटर coincides विथ नेगेटिव चार्ज सेंटर, इसको बोलते हैं आप नॉन पोलर एटम और मॉलिक्यूल। सिचुएशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी देखना नेट चार्ज इज 0, Q नेट इज 0, लेकिन फिर भी इसने फील्ड प्रोड्यूस किया है इफेक्टिवली एट पॉइंट P। इस केस में E Q नेट यहाँ भी 0, बट फील्ड एट पॉइंट P इज 0। प्रैक्टिकली आपको बहुत जगह पे ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़ता है, स्पेशली जब आप केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के केस में, तो ऐसा बहुत सारा सिचुएशन आपको फेस करना है जिसमें कि 2 इक्वल अपोजिट चार्जेस आपके सिस्टम बाउंड्री के अंदर होंगे। जैसे ये रहा सिस्टम बाउंड्री, इसके अंदर हमारे पास इक्वल अपोजिट चार्जेस अवेलेबल है फाइनाइट सेपरेशन के साथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। हमारे पास इंफॉर्मेशन है ड्यू टू +q, ड्यू टू -q सेपरेटली, लेकिन ड्यू टू बोथ चार्जेस एट पॉइंट P कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं। ये सिस्टम इतना फ्रिक्वेंटली यूज होता है कि फिजिक्स में लोगों ने इस सिस्टम को एक नाम दिया, अलग से सेपरेट नाम दिया, और डिटेल में उसे डिस्कस भी करते हैं हम लोग। डिटेल में हम डिस्कस करें कि ये सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस करेगा एट जनरल पॉइंट P, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। इस सिस्टम को नाम दिया है लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिस्टम ऑफ 2 point charges, 2 equal and opposite point charges separated by a finite distance is known as an electric dipole. अब सपोज आपके पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो आप बार बार +q फील्ड, -q फील्ड और फिर वेक्टर सम परफॉर्म करेंगे, टाइम टेकिंग। प्रैक्टिकली इसका काफ़ी यूज होता है, इसलिए इसको हम लोग सेपरेट इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम दे करके डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। 2 तरह का डिस्कशन होगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब समझ में आ रहा, जो फील्ड प्रोड्यूस किया जा रहा है यहाँ पे ड्यू टू द 2 चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल, बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। दूसरा एक्सटर्नल फील्ड, जैसे इस एटम को अगर आप एक्सटर्नल फील्ड में कहीं पे प्लेस कर देंगे,
तो ये रिस्पॉन्ड भी करेगा। रिस्पॉन्ड करने का मतलब है अदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्सन, ये एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देता। तो उसको बोलते हैं इफेक्ट एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्लियरली समझ में आना चाहिए। इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिलेबस में सारा चीज़ है डिटेल में पढ़ने को। ये समझने के लिए था, इंट्रोड्यूस करने के लिए। इससे नोट करने का कोई मतलब नहीं। किसी भी एग्जाम में कोई नहीं पूछने जा रहा आपसे एग्जैक्टली ऐसा कुछ करके दिखाओ, बस कॉन्सेप्ट के लिए था। डिफाइन करेंगे आप। सिस्टम बोलते हैं या कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते लोग। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, या ए सिस्टम भी बोल सकते हैं, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इक्वल एंड opposite charges separated by a finite distance is called an electric dipole. Is called an electric dipole. इस डेफिनेशन का इंपॉर्टेंस है। ये डेफिनेशन देखने में बहुत सिंपल अपीयर होगा, लेकिन इसे समझ लो अच्छे से। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन जनरल, इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। आपके पास टू चार्जेज होने चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट साइन के साथ, और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस फाइनाइट। Done, sir. किसी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड पे एग्जाम्पल, और हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड पे मेरे पास टू चार्जेस हैं। जैसे आप यहाँ से क्रॉस करते व्हीकल से, आप अपने व्हीकल से क्रॉस कर जाते, लेकिन आपको मिला यहाँ पे कोई चार्ज बॉडी -2 माइक्रोकूलम। आप क्रॉस कर जाते हैं यहाँ से, फिर आगे काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया आपने, चलो 1 किलोमीटर डिस्टेंस, ज़्यादा नहीं लेते, 1 किलोमीटर डिस्टेंस ही ट्रैवल कर लिया आपने, और आपको आगे मिला +2 माइक्रोकूलम चार्ज, एंड डिस्टेंस बिटवीन 1 किलोमीटर। क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या ये जो सिस्टम आपको दिखाई दे रहा, आपने एक चार्ज को यहाँ पे नोटिस किया, यहाँ पे नोटिस किया। अब अगर कोई बोले कि इस सिस्टम के बारे में बता दो, आपने अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाई किया है, तो क्वेश्चन आया जाता है कि क्या हम इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम दे सकते हैं? क्या ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, -2 माइक्रोकूलम +2 माइक्रोकूलम। तो जो सिस्टम दिखाया गया आपको फिगर में, क्या ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है? यस और नो। सभी लोगों को आंसर करना होगा 1 बाय 1। अपना आंसर तैयार करके रखना। अमय, यस और नो? No, sir. सृष्टि? Yes, sir. शुभम? No, sir. सुहानी? Yes, sir. राज? Yes, sir. सोनल?
Yes, sir. साकेत, Yes, sir, it is. आदित्य, Yes, sir. शिवम, No, sir. अनंत, No, sir. सत्यम, Yes, sir. राहुल, No, sir. विशाल, Yes, sir. प्रियंका, No, sir. तो यस और नो 2 ऑप्शंस थे और दोनों ऑप्शन चूज किया गया है। मुझे लगता है मेजॉरिटी यस है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नो आंसर भी किया, यस नो बोथ। अब हम बोलेंगे, आप आंसर खुद से डिसाइड करो। बस इस स्टेटमेंट को पढ़ना, अगर ये स्टेटमेंट आपका सेटिस्फाई हो रहा है, जो भी सिस्टम मैंने दिखाया है, अगर उस सिस्टम पे ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है, आंसर होगा यस। इस स्टेटमेंट को कहीं प्रॉब्लम दिख रहा है उस फिगर में, या कोई भी जो भी मैंने दिखा रखा है, तो आंसर होगा नो। इसके बाद हम दोबारा आंसर नहीं चाहते। आप लोग बस अपने अपने आंसर को मन में सोचो, चाहो तो आप आंसर अपना चेंज कर सकते हैं। अपने नोटबुक पे आप सभी लोग अपना आंसर नोट लिखिए, कहीं भी रफ में आंसर लिखो। जिन लोगों को लगता है अभी आप चाहे तो आंसर चेंज कर सकते हैं अपना, यस लगता है तो यस लिखो, नो लगता है नो लिखना है, लेकिन अब इस बेसिस पे लगना है। हो सकता है कि आपने आंसर करते वक्त थोड़ा फीलिंग का हेल्प ले लिया हो कि आपको नहीं लगता है, तो आपको पता है कि फिजिक्स में हम लोग को क्या लगता है नहीं लगता है वो उतना मैटर नहीं करता। हम लोग को बहुत बार गलत भी लगता है, बहुत बार नहीं बल्कि ज़्यादा टाइम गलत लगता है अगर सही से कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया तो। सभी लोगों ने अपना अपना आंसर नोट कर लिया होगा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि अब जो आपका फाइनल आंसर होगा उस पर हम मार्क्स देंगे। अब जो आंसर है अगर करेक्ट है तो हम 100 मार्क्स देंगे, अगर इनकरेक्ट है, इतने के बाद इनकरेक्ट अगर आंसर है आपका तो आपको -50 मार्क्स देंगे हम। सीरियसली आपको सोचना है, वहाँ पे आपका मार्क्स लिखना भी, आप लिखना है। हम सामने नहीं है, अगर क्लासरूम में होते ऑफलाइन में तो हम सभी के सामने जाकर देखते, मार्क्स भी अलॉट करते हैं। आंसर होगा यस, आंसर होगा यस। तो जिन लोगों ने फाइनल आंसर यस किया है 100 मार्क्स। क्या प्रॉब्लम है? अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, क्लियर है? -2 माइक्रोकूलम +2 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस 1 किलोमीटर। फाइनाइट किसको बोलते हैं? मेजरेबल डिस्टेंस फाइनाइट डिस्टेंस है। ये 10 किलोमीटर रहा होता तो भी डाइपोल है, ये 10 किलोमीटर के केस में भी इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। प्रैक्टिकली जो आपको डाइपोल मिलेगा, प्रैक्टिकली जो डाइपोल मिलेगा उस केस में आप देखेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंपैरेटिवली स्मॉल होता है इसके कंपैरिजन में। जैसे आपको मिलेगा डिस्टेंस बिटवीन 2 मिलीमीटर में हो सकता है, माइक्रोमीटर में भी हो सकता है एटम के कॉन्टेक्स्ट में, या 4 मीटर हो सकता है, 4 मीटर। इसलिए ये डिस्टेंस स्मॉल या लार्ज है उस पर जनरल डेफिनेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये डिस्टेंस स्मॉल है तो फिर हम इसको बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल, अलग से एक डाइपोल का नाम दिया जाता है शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल के केस में डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस स्मॉल होता है, वो भी स्मॉल, स्मॉल भी बोलेंगे तो रिलेटिव टर्म यूज कर रहे हैं हम लोग, किसके कंपैरिजन में स्मॉल। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या ये स्मॉल डाइपोल हो सकता है? क्या ये शॉर्ट डाइपोल हो सकता है? सोचना है आपको कि क्या ये शॉर्ट डाइपोल हो सकता है, तो आंसर है यस, हो सकता है। ये शॉर्ट डाइपोल भी हो सकता है जबकि डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। ये शॉर्ट डाइपोल तब होगा जबकि आप डिस्कशन कहाँ पे कर रहे हो। जैसे इस डाइपोल का यहाँ पे सेंटर है, डाइपोल सेंटर, कोई आगे चला जाए, यहाँ तो मेरे पास स्पेस नहीं है लेकिन हम दिखा रहे हैं, यहाँ से कोई 100 किलोमीटर डिस्टेंस सोच लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हमने दिखा रखा है उसका इफेक्ट स्टडी करना है थ्योरेटिकली। तो आप सोचिए 100 किलोमीटर के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस आपका कंपैरेटिवली स्मॉल है 1 किलोमीटर, तो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस मच स्मॉलर देन डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर जैसा कोई डिस्टेंस होगा।
जब भी स्मॉल लार्ज आ जाता तो आपको पता है रिलेटिव टर्म है, किसके कंपैरिजन में आप डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये भी शॉर्ट डाइपोल हो सकता है, लेकिन तब होगा जब आप डिस्कशन कर रहे हो 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर डिस्टेंस पे जाकर वहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। आप खुद ही सोचिए 500, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर चले जाओ और वहाँ से देखो इन दोनों चार्जेस को। अगर आप ये 2 चार्जेस को देखेंगे तो लगेगा कि ये डिस्टेंस काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस, अगर देखने का ऑप्शन है आपके पास तो। लेकिन अगर आपके कमरे में कोई ऐसा सिस्टम है -Q चार्ज और ये रहा +Q चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस अगर ये 1 मीटर है और आपने डिस्कशन के बारे में सोचा है यहाँ पे कहीं पर 0.5 मीटर या 2 मीटर पे, अब ये शॉर्ट डाइपोल नहीं कहला सकता, शॉर्ट डाइपोल की तरह एक्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि डिस्टेंस जो r डिस्टेंस है कंपेरेबल टू दिस डिस्टेंस। नोट नहीं करना इन चीज़ों को। इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्वेश्चन अराइज होता है कि कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो उसको मेजर करने के लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग यहाँ पे, डाइपोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका स्ट्रेंथ कैसा है, एक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, न्यू फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग बोलेंगे डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कॉपी करिए इसे, आपको शॉर्ट डाइपोल, आइडियल डाइपोल, इन सब का डेफिनेशन नोट करने को मिलेगा आगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विशाल आपको व्हाइट बोर्ड अपियर हो रहा है? यस सर। सेकेंड पार्ट के लिए आप हैं रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डिफाइन कैसे करते हैं? वेट, -Q चार्ज +Q चार्ज, और डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। एक तो आप चाहो तो यहाँ पे 2a डिस्टेंस दिखा सकते हैं। जनरली 2a डिस्टेंस इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हाफ ऑफ सेंटर ऑफ डाइपोल यहाँ पे कहलाता है a डिस्टेंस, और यहाँ से भी कुछ a डिस्टेंस, इसलिए डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस को आप 2a से कंपेयर कर सकते हैं। आगे बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट में 2a यूज होता है। एक आपके पास ऐसा भी चॉइस है डी फैक्टर दिखाने को। ये डी फैक्टर हम डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम -Q टू +Q, जो भी डिस्टेंस रहा होगा मैग्नीट्यूड उसके इक्वल, यानी डी मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2a, और डायरेक्शन ऑफ डी फैक्टर फ्रॉम -Q टू +Q। ये बाय कन्वेंशन हम सेलेक्ट कर रहे हैं डी फैक्टर। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम क्वांटिटी डिस्कस करने वाले, जनरली इसे P से रिप्रेजेंट किया जाता है, P वेक्टर क्वांटिटी। इस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होगा बाय कन्वेंशन, ये ध्यान रखना हम बोल रहे हैं आपको, बाय कन्वेंशन डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन फ्रॉम -Q टू +Q, एंड स्ट्रेंथ यानी मैग्नीट्यूड, डाइपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड वो होगा चार्ज मैग्नीट्यूड, कोई सा भी एक चार्ज लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड मीन्स Q टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस, जो कि 2 है यहाँ पे। डाइपोल मोमेंट वेक्टर कोई लिखना चाहता है तो वेक्टर फॉर्म में वो लिख सकता है उसे Q चार्ज और D वेक्टर। कंफर्म Q पॉजिटिव दिख रहा है इस डिस्कशन में, Q पॉजिटिव, P वेक्टर पैरेलल टू D वेक्टर। ओनली मैग्नीट्यूड कोई लिखना चाहता है तो मैग्नीट्यूड Q और डिस्टेंस आप D लिख सकते थे, जिससे कि कोई चाहे तो Q टाइम्स 2a भी लिख सकता है। ये वेक्टर फॉर्म में डाइपोल मोमेंट दिखाया गया, जिसमें कि P वेक्टर डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ D वेक्टर मीन्स फ्रॉम -Q टू +Q। अब हम इस डाइपोल मोमेंट वेक्टर को भी दिखा देना चाहते हैं, P वेक्टर। अब ये P वेक्टर का जो एरो लेंथ है उसे हम इन दोनों के डिस्टेंस से हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस P वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ से डिफाइन होगा Q टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। ये रहा P वेक्टर।
डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू बाई कन्वेंशन, हम बार बार बोल रहे हैं। केमिस्ट्री में आप पढ़ाई कर देंगे डाइपोल मोमेंट, और पूरे केमिस्ट्री में मुझे जहाँ तक पता है कि आप लोग पढ़ाई कर लेते हैं डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम प्लस क्यू टू माइनस क्यू, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे, ये बाई कन्वेंशन है। लेकिन कोई एक आप सेलेक्ट कर लिया तो कर लिया। कॉपी करिए इस फिगर को। हाँ बोलिए सर। डाइपोल मोमेंट जब यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो सर यहाँ पे डाइपोल मोमेंट हम केमिस्ट्री में पढ़े थे कि जो अगर राइट साइड प्लस है और लेफ्ट साइड माइनस, मतलब इक्वल फोर्स है, तो वो जीरो हो जाता है। फोर्स टर्म नहीं समझ आया, फोर्स क्या बोलना चाहते हो आप? चार्ज के बारे में बात करें सर। चार्ज अगर ज़्यादा, मतलब इक्वल चार्जेस अगर दोनों साइड पे रखे गए हैं, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो सर हाँ। उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा या जीरो नहीं होगा? डाइपोल मोमेंट अभी जैसा दिखाई दे रहा है, जैसा मैंने अभी दिखा रखा है, यस सर, यस सर। डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, कंफर्म जीरो नहीं होगा। यहाँ पे देखो इन दोनों में से प्रोडक्ट में कोई भी जीरो आपको दिखाई दे रहा है? इन दोनों का प्रोडक्ट कहीं से भी जीरो नहीं है। इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होगा कंफर्म नॉन जीरो, और डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। जीरो होने के लिए जीरो हो सकता है, आप यहाँ पर एक और चार्ज लेकर आ जाओ, माइनस इधर प्लस क्यू चार्ज दिखाई दे रहा, जीरो अभी तो नहीं होगा, उसके लिए कुछ और सिचुएशन हम दिखा सकते हैं आगे चल के। इन दोनों को एक ही पोजीशन पे प्लेस कर दो, फिर हो जाएगा। एक ही पोजीशन पे प्लेस कर दो, प्लस क्यू माइनस क्यू, डाइपोल मोमेंट जीरो, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस जीरो। कॉपी करिए फिगर। डन सर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। P vector is a measure of the strength of an electric dipole of an electric dipole. It is a vector quantity whose magnitude is a vector quantity whose magnitude is equal to the product of the magnitude of either charge and the distance between them, and the distance between them. डन By convention, ये भी नोट कर लेना, by convention the direction of P vector is from negative charge to positive charge, from negative charge to positive charge.
डाइपोल मोमेंट ऐसा यूनिट अभी तक जैसा भी देखा उस बेसिस पे ऐसा यूनिट होगा कूलम मीटर, सिंपल कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर ऐसा यूनिट कूलम मीटर। ध्यान रखना ये स्मॉल होगा, कैपिटल नहीं होगा, और जबकि ये कैपिटल होता है। जब सिंबल से रिप्रेजेंट करते नेम को यूनिट के फॉर्म में तो कैपिटल, कंप्लीट जैसे न्यूटन लिखते हो तो आपको पता है न्यूटन अगर कंप्लीट लिख रहा है यूनिट के फॉर्म में स्मॉल एन न्यूटन यूज करते हैं। तो कूलम मीटर ऐसे लिखा जाएगा C.M। डायमेंशनल फॉर्मूला बताएंगे। सर हाँ एक बार बोलिए। प्रीवियस वाला पेज दिखा दीजिए। डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग एक बार डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़ा प्रेडिक्ट करो, तब तक हम बैक पेज पे चले जाते हैं। ये सभी को ट्राई करना। डायमेंशनल फार्मूला कैसा लिखेंगे इस क्वांटिटी के लिए? कोई भी न्यू फिजिकल क्वांटिटी आता है तो यूनिट और डायमेंशन सोचना चाहिए आपको खुद से। डन सर। डायमेंशनल फार्मूला P चार्ज और डिस्टेंस का प्रोडक्ट। चार्ज के लिए डायमेंशनल फार्मूला आप लिखते क्या? Q इक्वल टू IT, Q बाई T इज I एम्पियर। ऐसा कुछ पहले भी यूज किया आपने क्लास में। इसका डायमेंशनल फार्मूला इस चैप्टर में इसको रिटेन करना बहुत फ्रीक्वेंटली। कोई भी क्वांटिटी आएगा तो ज़्यादातर कहीं ना कहीं Q कनेक्ट होगा। तो Q का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो कैसा होता है? I के लिए एम्पियर और T टाइम। मीन्स चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला ऐसा कुछ लिखेंगे AT के फॉर्म में। और अभी क्या लिखना है आपको? चार्ज और डिस्टेंस के साथ ATL। अब इसको बहुत लोग ऐसे भी एक्सपेक्ट करते हैं आपके एग्जाम में M0 L1 T1 A1, तो लिख डालो M0 L1 LT दोनों है, M0 है। एग्जाम्पल्स जनरली आपको मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल मिलेगा, जो केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स आप पढ़ाई करते हैं। तो लिखिए एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, कॉमन एग्जाम्पल्स। जो कि नेचर में आपको मिल जाता, नेचुरली मिलेगा। मॉलिक्यूल्स H2O HCl, ये सब पोलर मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आता है। C2H5OH CH3 COH, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स H2O HCl, ये भी देखा आपने साथ में, एटसेट्रा। इन सब का अपना डाइपोल मोमेंट होगा कुछ। नेक्स्ट है आइडियल डाइपोल, मुझे डिफाइन करना। अभी हम शॉर्ट डाइपोल की बात नहीं कर रहे हैं, पहले आइडियल डाइपोल डिफाइन करते हैं। दोनों में डिफरेंस है, शॉर्ट डाइपोल और आइडियल डाइपोल।
ऐसा कुछ सोचो कि आपको मैंने बोला कि डाइपोल का स्ट्रेंथ जो पी क्वांटिटी है, जो पी स्ट्रेंथ है, वो फिक्स रखना है मुझे। आपको डाइपोल कंस्ट्रक्ट करना है लेबोरेटरी के अंदर, डाइपोल कंस्ट्रक्ट करना, एक सिस्टम प्रिपेयर करना, और मैंने पी वैल्यू फिक्स कर दिया कि आपको पी का जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ ऐसा मेंटेन रखना। लेकिन मुझे चाहिए शॉर्ट डाइपोल और वेरी शॉर्ट डाइपोल। पी को आपको कांस्टेंट रखना है, फिक्स रखना, पी आप चेंज नहीं कर सकते। और आपके पास लेबोरेटरी में चार्ज के लिए ऑप्शन अवेलेबल होगा, आप जैसा चार्ज डिमांड करोगे वो चार्ज मिल सकता है, और फिर डिस्टेंस भी एडजस्ट करना होता है आपको। तो आप मिनिमम पॉसिबल सेपरेशन पे प्लेस करना पसंद करेंगे चार्ज को। जैसे मैंने बोला, डिस्टेंस बाय शॉर्टेस्ट पॉसिबल डाइपोल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ आपको डाइपोल कंस्ट्रक्ट करना। लेकिन ध्यान रखना, जब आप डिस्टेंस को डिक्रीज करते तो क्यू का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करना होगा, बिकॉज पी इज फिक्स्ड। पी का वैल्यू मैंने फिक्स कर दिया आपको। तो लेबोरेटरी के अंदर आप जो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस, फाइनाइट भी डिस्टेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों आके टच करे, फाइनाइट मेजरेबल डिस्टेंस पे प्लेस्ड हो, तो आपको क्यू का मैग्नीट्यूड सेलेक्ट करना होगा अकॉर्डिंगली, और डिस्टेंस बिटवीन टू, दोनों का प्रोडक्ट जो मैंने आपको दिया था वो ऐसा ही कुछ आप मेंटेन कर लेते हैं। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल। तो पॉइंट डाइपोल थ्योरेटिकली जब डिफाइन किया जाता है तो बोला जाता है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, टू ए टेंड्स टू जीरो। मैथमेटिक्स के हेल्प से आप बोलना स्टार्ट कर देते हैं टेंड्स टू जीरो। प्रैक्टिकली मैंने आपको बोला है टेंड्स टू जीरो का एक मीनिंग फिजिक्स में हमेशा प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ता है। सपोज आपके पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट है जिससे कि केवल 1 मिलीमीटर का सेपरेशन मेंटेन कर सकते हैं बिटवीन टू चार्जेस। बिटवीन टू चार्जेस मिनिमम सेपरेशन जो आप प्रैक्टिकली मेंटेन कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर, और थ्योरेटिकली आपको बोला जा रहा है 2a टेंड्स टू जीरो। तो 2a टेंड्स टू जीरो का यहाँ पर जो प्रैक्टिकली आप मीनिंग डेवलप करेंगे वो होगा 2a इक्वल टू 1 मिलीमीटर, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 मिलीमीटर। लेकिन वैसे सिचुएशन में अगर 2a टेंड्स टू कोई जीरो बोलता है जीरो, तो ये qa टेंड्स टू इन्फिनाइट। आइडियल डाइपोल, पॉइंट डाइपोल का डेफिनेशन 1 मार्क में एक्सपेक्ट किया जाता है स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में, नोट करेंगे आगे। आइडियल और पॉइंट डाइपोल। डाइपोल को समझना जरूरी। ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक में पढ़ाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक्स में भी पढ़ना है आपको मैग्नेटिक डाइपोल। लिख सकते हैं इफ चार्ज क्यू gets larger and the distance to a gets smaller, and smaller, keeping the product q times 2a equal to constant. Then we get an electric dipole known as ideal or point dipole. Then we get an electric dipole known as ideal or point dipole.
ये तो आपने डिफाइन किया स्टेटमेंट के फॉर्म में। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर एन आइडियल डाइपोल अब ऐसा डाइपोल तो मिलेगा नहीं आपको। आइडियल टर्म पता है आपको, थ्योरेटिकली डिफाइन करते हैं। फॉर एन आइडियल डाइपोल डिस्टेंस जो 2a डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस 2a टेंड्स टू 0 एंड चार्ज q टेंड्स टू इनफिनाइट। but the product q times 2a product is constant. और ये कोई फाइनाइट वैल्यू मिल सकता है आपको, q times 2a कांस्टेंट। अब क्वेश्चन रह जाता कि प्रैक्टिकली हम बार बार बोल रहे हैं, प्रैक्टिकली आइडियल डाइपोल कहाँ मिल सकता है मुझे? यानी डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस वेरी स्मॉल, मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस r, जो इस डिस्टेंस पे आप वर्क करना चाहते हैं। तो आपने जो एग्जांपल्स में मॉलिक्यूल्स देखा है, ये सभी मॉलिक्यूल्स को आप बोल सकते हैं आइडियल और पॉइंट डाइपोल, क्योंकि आप सोच सकते हैं अगर आप केमिस्ट्री में इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो तो चार्ज के बीच का जो सेपरेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल मिलेगा, मच स्मॉलर देन डिस्टेंस r। जैसे H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे है और मुझे डिस्कस करना है इफेक्ट अगर मिलीमीटर डिस्टेंस पे भी डिस्कस करना है तो मिलीमीटर के कंपैरिजन में भी ये डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस होगा मच स्मॉलर। प्रैक्टिकली ये सब आइडियल डाइपोल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो आपके कमरे में टेबल पे अगर टू चार्जेज है और सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेज 1 मीटर आपने मेंटेन कर रखा है, उसको आइडियल डाइपोल बोलना सही नहीं, क्योंकि 2a टेंड्स टू 0 तो नहीं दिख रहा है, टेंड्स टू 0 नहीं दिख रहा है वहाँ पे। लिख सकते हैं आप डाइपोल्स एसोसिएटेड विथ individual atoms or molecules may be treated as ideal dipoles. Done, sir. Wait. एक सिस्टम सजेस्ट किया जा रहा है और उस सिस्टम का मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ। क्वेश्चन फॉर्म में आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। 3 चार्जेस आर अरेंज्ड on the vertices of an equilateral triangle. Of an equilateral triangle of side A
as shown in figure. Find the dipole moment of the combination. Find the electric dipole. बहुत जगह केवल डाइपोल मोमेंट बोला जाएगा, तो आप समझ जाना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे जब मैग्नेटिक डाइपोल भी पढ़ लोगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक भी है और इलेक्ट्रिक भी है। तो इस सिस्टम को देखकर आपको समझ जाना होता है कि आप इलेक्ट्रिक डाइपोल डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। इक्विलैटरल ट्रायंगल और कॉर्नर्स पे चार्जेस को प्लेस किया गया है। -q चार्ज और ये रहा 2q चार्ज। सेपरेशन a ऐसा कुछ गिवन है, साइड लेंथ a। कॉपी करिए। डन सर। सॉल्यूशन पार्ट के लिए आपको सोचना कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल हम फाइंड कैसे करें। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करना कि विद इन सिस्टम बाउंड्री क्या मोर देन 1 डाइपोल है आपके पास। अगर मोर देन 1 डाइपोल है तो फिर फर्स्ट डाइपोल मोमेंट P1 वेक्टर, फिर सेकेंड डाइपोल P2 वेक्टर और वेक्टर सम के बारे में सोचना होगा आपको। तो देखने से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 2 डाइपोल्स आप चाहें तो फॉर्म कर सकते हैं। ये जो 2q चार्ज है उसे हम q और q के फॉर्म में सोच सकते हैं। ये पॉइंट चार्ज 2q, एक q चार्ज को हमने इसके साथ कंबाइन किया तो -q और +q डाइपोल, एक डाइपोल कंस्टिट्यूट होता। फिर सेकेंड डाइपोल आप यहाँ से भी कंसिडर कर सकते हैं -q एंड q। किसी भी एक चार्ज का कंट्रीब्यूशन एक ही डाइपोल में आप ले सकते हैं। जैसे इसके 2 पार्ट्स स्प्लिट करने के बाद आपके पास q है तो q -q कॉम्बिनेशन, फिर q -q कॉम्बिनेशन। इतना पता है तो क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है इजीली। -q चार्ज कॉम्बिनेशन, डायरेक्शन आप दिखा सकते हैं फ्रॉम -q टू +q। अगर डाइपोल मोमेंट को दिखाना है हमें तो -q टू +q और दूसरा डाइपोल मोमेंट फिर से -q टू +q। डिस्टेंस a और इन दोनों का फैक्टर सम। कंफर्म, ये 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री। इसे मैंने P का नाम दे दिया और P, तो P नेट चाहिए। P नेट वेक्टर सम परफॉर्म करना है, डिपेंड करता है किस तरह का वेक्टर है आपके पास, कैसे अप्रोच करना। P नेट इक्वल टू वेयर P इक्वल टू, पहले हम P की बात कर ले, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ P, Q चार्ज, डिस्टेंस A। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस होगा और ये 2q चार्ज था। तो कोई भी एक P का मैग्नीट्यूड Q टाइम्स A लिख सकते हैं हम लोग। वेक्टर सम परफॉर्म करना है तो वेक्टर सम के लिए P नेट मैग्नीट्यूड इक्वल टू P स्क्वायर। वेक्टर सम परफॉर्म कर रहा है 2 टाइम्स P cos, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। कंफर्म, 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री दिखाई दे रहा है हमें, ये रहा 60 डिग्री। स्क्वायर रूट cos 60 1/2 कैंसल आउट, P स्क्वायर 3P स्क्वायर,
√3p, मैग्नीट्यूड आप लिख पाएंगे QA। आपके स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए डिजर्व करता है नीट एग्जाम में 4 ऑप्शंस हो सकता है और एक ऑप्शन ये होगा करेक्ट ऑप्शन। नेट डाइपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड मिला, डायरेक्शन के लिए सोचिए तो इन दोनों का वेक्टर सम P और P लकली इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ है, तो 30 डिग्री पे आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। जो P नेट मिलेगा मुझे √3 टाइम्स P नेट, ऐसा कुछ दिखा सकते हैं किसी भी एक के साथ 30 डिग्री पे, ऐसा कुछ यहाँ से 30 डिग्री, ये रहा P नेट, इन दोनों का रिजल्टेंट। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन से ऐड कर सकते हैं आप, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन से ऐड कर सकते हैं। फिलहाल आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है मैग्नीट्यूड आंसर। ऐसे वर्मा एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, हर जगह मिल जाता है ये क्वेश्चन, कॉपी करिए। Done, sir. Done, sir. डाइपोल मोमेंट बेस्ड एक और क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। रेगुलर हेक्सागन और इसके कॉर्नर्स पे पॉइंट चार्जेस को प्लेस किया जा रहा है, -q + q, -q + q, -3q चार्ज। कॉपी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप साथ में, -3q + 3q चार्ज। साइड लेंथ है, रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड A। आपने मार्क कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप A दिखा भी सकते हैं। फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, क्वेश्चन यही है। फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर। Find the electric dipole moment of the system shown in figure। Done, आप sir. मुझे बता दो कि जैसे लास्ट क्वेश्चन में 2 डाइपोल्स था, तो 2 डाइपोल्स के लिए हम लोगों ने वेक्टर सम परफॉर्म कर लिया। आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कितने डाइपोल्स आपको दिखाई दे रहे हैं सिस्टम के अंदर, टोटल नंबर ऑफ डाइपोल्स। Five. 5 डाइपोल्स। और कोई आंसर? Sir, Sir, 3. 7. 3, 5 और कोई? Sir, 7. 3, 5 and 7, यानी सारे ऑड नंबर्स आप लोग चूज कर रहे हैं। 3, 5 and 7। देखना लास्ट क्वेश्चन को, जब डिस्कशन स्टार्ट किया लास्ट क्वेश्चन का, तो मैंने कंफर्म किया था आपको कि किसी एक चार्ज को आप एक ही डाइपोल के साथ अटैच कर सकते हैं।
एक एक चीज़ का इंपॉर्टेंस होता है, जब भी बोल रहे होते हैं तो उसको थोड़ा सुनना है आपको, अच्छे से अप्लाई भी करना। 2Q को हम लोगों ने Q और Q 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया, फिर Q माइनस Q कॉम्बिनेशन और Q माइनस Q कॉम्बिनेशन। यहाँ पर सिंगल Q होता ना, ओनली Q, तो फिर आप ऐसा नहीं कर पाते, दोनों में Q और Q को आप नहीं दिखा सकते थे, किसी एक में ही सेलेक्ट कर सकते आप कंट्रीब्यूशन। तो अब मुझे लगता है आंसर समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आंसर 3 होगा। आप जैसे भी बनाना चाहते प्रिपेयर कर लो। ये देखना, -Q + Q डाइपोल, फर्स्ट डाइपोल, फिर -3Q + 3Q सेकेंड डाइपोल, थर्ड डाइपोल -Q + Q। कुछ लोगों के मन में आएगा कि हम ऐसे क्यों नहीं सेलेक्ट कर सकते, -Q + Q, -Q + Q कर सकते आप, -Q + Q तो भी कर सकते, लेकिन ध्यान रखना जब भी आप, जैसे ये डाइपोल आपने सेलेक्ट कर लिया तो फिर आपका ये दोनों चार्ज ब्लॉक हो गया, अब इसको आप किसी दूसरे डाइपोल में यूज नहीं कर सकते। हम लोग को ऐसा नहीं है कि 2 चार्जेस का कॉम्बिनेशन प्रिपेयर नहीं करना है। एक बार आपने किसी एक चार्ज को यूज कर लिया, फिर वो नेक्स्ट डाइपोल में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। जैसे आपको ऐसे जाना, आप ऐसे भी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, जैसे फर्स्ट डाइपोल, सेकेंड डाइपोल, ये थर्ड डाइपोल, ऐसे भी जाएंगे तो हमें 3 डाइपोल से मिलेंगे। आप वैसे भी सॉल्व करोगे, पी नेट का वैल्यू आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मिलेगा। ध्यान रखना, अगर किसी ने इस तरह से अप्रोच किया तो उसका वेक्टर कैसा होगा, एक ये होगा पी वेक्टर, उसमें चार्ज मैग्नीट्यूड Q टाइम्स डिस्टेंस 2a, ये a के इक्वल है तो 2a, फिर यहाँ भी P मैग्नीट्यूड सेम होगा, ऐसा ही कुछ होगा, Q टाइम्स 2a, इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, 3Q टाइम्स डिस्टेंस 2a। फिर 3 फैक्टर्स हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों कोलिनियर फैक्टर्स नहीं है, पैरेलल एंटी पैरेलल नहीं है। आपको अगर ऐड करना है आप करिए कंपोनेंट्स के हेल्प से, या जैसे भी आपको ऐड करना है, रिजल्ट सेम आएगा। मेरे पास जब ऑप्शन है तो हम इस ऑप्शन को चूज करने जा रहे हैं, फर्स्ट डाइपोल डाइपोल मोमेंट, सेकेंड डाइपोल डाइपोल मोमेंट, थर्ड डाइपोल डाइपोल मोमेंट। इसमें बेनिफिट ये है कि सारे फैक्टर्स आपको इधर पैरेलल और एंटी पैरेलल दिखाई दे रहा है, फैक्टर्स हम कंपैरेटिवली इजी होगा। तो सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से P1, P2, P3 के बारे में सोच लेते हैं हम लोग, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। -Q + Q, बाय कन्वेंशन डायरेक्शन चॉइस होता है हमारा, लेकिन फिक्स कर दिया है फिजिक्स में लोगों ने, फिजिक्स में आप चेंज नहीं करेंगे। ये रहा P1 + 3Q -3Q and dipole moment -2 plus second dipole and dipole moment -Q + Q P3। मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम सभी का, P1 मैग्नीट्यूड Q टाइम्स A ओनली, P2 मैग्नीट्यूड 3Q चार्ज मैग्नीट्यूड टाइम्स डिस्टेंस 2a and P3 मैग्नीट्यूड ओनली Q टाइम्स A। अब इन सबको ऐड करना है, वेक्टर्स हम सभी पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। आप चाहे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस यूज कर सकते हैं, वाई एक्सिस, और पी नेट के लिए हम लोग आई कैप जे कैप यूनिट वेक्टर्स का हेल्प ले सकते हैं। कॉपी कर लेना इस पेज को। डन सर। पी नेट वेक्टर हम लिख रहे हैं, प्रैक्टिस में हो तो ये सेपरेटली नहीं लिखने से भी चलता है। पी नेट Q टाइम्स A और डायरेक्शन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन
right direction I cap, unit vector I cap. P2 3q 2a plus next vector 3q times 2a or unit vector minus I cap. QA unit vector I cap. QA 2QA पॉजिटिव है 2QA और ये निगेटिव है 6QA 2 और -6 -4QA I cap 4QA -I cap. आंसर I cap के फॉर्म में नहीं छोड़ना चाहिए आपको 4QA टूवर्ड्स I cap गिवन नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए नहीं छोड़ सकते हम लोग. क्वेश्चन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस गिवन होता तो आप ऐसे आंसर कर सकते थे. माइनस I cap से पता चलता टूवर्ड्स लेफ्ट. डन. तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे अगर आपके सामने आता है तो 3 डाइपोल्स और उन सभी के लिए डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स का सम. होमवर्क, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड होमवर्क मैं आपको सजेस्ट कर रहा है, सॉल्व करिएगा खुद से. कॉपी कर सकते साथ में -q + q -3q + 3q -q and +q. -q to +q ऐसा कुछ -3q एंड प्लस एक वेक्टर ये रहा आपके सामने. इसको मैंने नाम दे दिया P1. आपका चॉइस नहीं, आप इसे चेंज नहीं करेंगे. P2 और ये रहा P3. P नेट. अब ये होमवर्क क्या है वो समझिए आप. P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर. कैसे परफॉर्म करेंगे आप? ये क्वेश्चन आता है तो आप फर्स्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें आपके वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज होगा कि कैसे आप वेक्टर सम परफॉर्म करते हैं. इजी है ये भी, लेकिन फिर भी सभी को खुद के लेवल से सॉल्व करना है. अब सोचो एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, अब नेक्स्ट क्लास में अगर हम पूछे ना तो पता चला कुछ लोग बोलेंगे अटेम्प्ट ही नहीं किया, मैंने देखा ही नहीं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आज हम 10 का 10 क्वेश्चन दे दें तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट सीरियसली करके आओ. बस एक सिचुएशन होता है हर एक के लाइफ में, कभी कभी अनअवॉइडेबल कंडीशन डेवलप हो जाता है आपके साथ या आपके सराउंडिंग में जहाँ भी आप रह रहे हो, तो वो सबको समझ में आता है, वो अलग केस है. लेकिन नॉर्मल अगर लाइफ बीत रहा है, नॉर्मल डेज आपके लाइफ में चल रहा है, नॉर्मल सिचुएशन, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स है, तो भी आपको मैनेज करना चाहिए. अगर 10 क्वेश्चंस भी दे दिया तो आप नेक्स्ट डे जब भी आएंगे तो सारे को सीरियसली अटेम्प्ट करके आना होता है. और ये चीज़ मेंटेन करना होगा. आप 12th के स्टूडेंट हो, सीरियसली लो अपने आप को, इन चीज़ों को, पढ़ाई को. आज के लिए इतना काफ़ी है. नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे आप. किसी को कुछ पूछना है? मीटिंग को एंड किया जा रहा है.